नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और ओकेलैब्स में आपका स्वागत है। ये वेब डिज़ाइन सीरीज़ का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस वेब डिज़ाइन सीरीज़ के अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जितनी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, वो सारा ट्रेनिंग जो है इस पूरे सेशंस के अंदर आपको मिलेगा। ये साल का पहला दिन भी है, तो मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो है हमारा बेसिकली वेब डिज़ाइंस। अपने बारे में मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम अनिल डॉलर है। क्वालिफिकेशंस जो है हमारी MSc कंप्यूटर साइंस जो हमने MC यूनिवर्सिटी से कर रखी है। मेरा जो डेजिग्नेशन है, मैं ओकेलैब्स का फाउंडर हूं, डॉलर इन्फोटेक का फाउंडर हूं। वेब डिज़ाइंस जब हम बात करते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, तो सबसे पहली टर्म आती है वेब, WEB, जिसे जनरली हम WWW से भी रेफर करते हैं। तो ये वेब होता क्या है ये हम समझते हैं। जो वेब होता है, द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, known as WWW web, W3C, is the universe of network accessible information. वर्ल्ड वाइड वेब जो है बेसिकली आपका ग्लोबल स्केल पर एक ऐसा इंटरनेट नेटवर्क है जहां से आप इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को ग्लोबली एक्सेस किया जाता है। तो आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है और उस कंप्यूटर नेटवर्क से वर्ल्ड वाइड आपके डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है। हो सकता है कि एक एंड पर आपके पास लैपटॉप्स हो, दूसरे एंड पे डेस्कटॉप्स हो, कुछ सर्वर्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, सेल फोन्स हो सकते हैं, डिफरेंट IoT गैजेट्स हो सकते हैं। ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हैं ग्लोबली। जब हम WWW की बात करते हैं कि ये वेब जो होता है बेसिकली, तो वेब हमने समझा है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि W3C क्या है। W3C होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजप्शन। WWW 3 बार W है बेसिकली, तो इसलिए इसको जो है W3 कहा गया है। W3 का मतलब 3 बार W, WWWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम इज द मेन इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान जो है उसको मैनेज कर रही है। उस संस्थान का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब मैनेज कर रही है। इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1994 में फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था और उसके फाउंडर जो थे मिस्टर टिम बर्नर्स-ली हैं, जो आपको पता होना चाहिए। W3C मेंटेन्स द स्टैंडर्ड ऑफ WWW। इंटरनेट पर कोई भी जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को कौन डिफाइन करता है, उसके लिए जो संस्था रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम W3C है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की। तो वेबसाइट्स क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स। आपके पास वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन्हीं वेब डॉक्यूमेंट्स को आप जो हैं वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि किसी बुक के अंदर आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं और पेजेस से मिलके ही एक बुक बनती है। उसी तरीके से आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस मिलके आपका क्या बनता है? एक वेबसाइट बनता है। वेबसाइट जो हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स कंटेन वेब पेजेस विद फिक्स्ड कंटेंट। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं वो फिक्स्ड कंटेंट के होते हैं और फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होती है। एक बार आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टैटिक वेबसाइट के अंदर स्टोर कर दी तो नेक्स्ट टाइम उसको आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो सकती है। Each pages is coded in HTML and display the same information to every visitor। ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट में ये होता है कि जो स्टैटिक वेबसाइट बनती हैं वो HTML के थ्रू बनती हैं और स्टैटिक वेबसाइट्स का जो कंटेंट होता है हर विजिटर को सेम दिखता है।
डायनेमिक वेबसाइट्स की हम बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट्स जो हैं उनके कंटेंट, डायनेमिक वेबसाइट के जो कंटेंट्स हैं वो डायनेमिक होते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट के जो कंटेंट्स हैं वो डेटाबेस और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहां पर ये 2 पॉइंट चेंज करना है। किसी भी वेबसाइट्स की अगर हम बात करें कि अगर आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट्स के कुछ एरियाज होते हैं। पहला एरिया आपका फ्रंट एंड एरिया हो गया और दूसरा एरिया आपका बैक एंड एरिया हो गया। आप वेबसाइट, जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तब आपको जो दिखाई देता है वो उस वेबसाइट का जनरली फ्रंट एंड एरिया होता है। सो एज अ कस्टमर या एज अ यूजर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो आपको जो वेबसाइट का जो एरिया दिख रहा है वो आपको फ्रंट एंड एरिया दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल फ्लिपकार्ट मैंने लिया हुआ है, फ्लिपकार्ट मैंने लोड किया और फ्लिपकार्ट वेबसाइट जो आपको दिख रही है, एज अ कस्टमर आप इस वेबसाइट का जो भी व्यू देख पा रहे हैं वो इस वेबसाइट का जो है फ्रंट एंड एरिया है। अब बैकएंड एरिया की बात करें तो बैकएंड एरिया इज द एरिया ऑफ योर वेबसाइट वेयर एडमिन यूजर कैन ऐड, डिलीट, चेंज द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। सो जो वेबसाइट का जो बैकएंड एरिया है वहां पर एडमिन यूजर जो हैं आपकी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारी वेबसाइट का कोई ऐसा एरिया होता है जहां पर एडमिन यूजर जो है वो लॉगिन करने के बाद पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है, इंफॉर्मेशंस को चेंज कर सकता है। बैकएंड इज नेवर एक्सेसिबल टू यूजर और कंप्यूटर कस्टमर्स बेसिकली। सो बैकएंड एरिया जो होता है कभी भी नॉर्मल यूजर को या फिर कस्टमर्स को कभी एक्सेसिबल नहीं होता है। बैकएंड इज ओनली एक्सेसिबल बाय एडमिन यूजर। जिसके पास एडमिन यूजर है, जिसके पास एडमिन एरिया है, बेसिकली वो ही उसको एक्सेस कर सकता है। सो हु कैन एक्सेस द बैकएंड एरिया? बैकएंड एरिया को कौन एक्सेस कर सकता है? बैकएंड एरिया में पहला पॉइंट हम देखते हैं, दोज हु नोज द एड्रेस ऑफ एडमिन एरिया। पहली बात तो एडमिन एरिया का जो एड्रेस है, और एड्रेस जो होता है वो हमें यूआरएल पर दिखाई देता है। तो जो भी आप यहाँ पर टाइप करते हैं वो आपका यूआरएल कहलाता है। तो यहाँ पर एडमिन एरिया को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा एड्रेस होता है, जैसे कि /admin मैंने किया और मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देखिए अभी ये नॉट फाउंड बता रहा है कि इस टाइप का कोई एड्रेस नहीं है। सो फ्लिपकार्ट का जो बैकएंड एरिया है कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल हो सकता है जो कि उनके डेवलपर्स को ही पता है। जैसे यहाँ पर मैंने सुपर एडमिन किया तो फिर भी नॉट फाउंड बता रहा है। कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल लिंक होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा जहां से एडमिन एरिया में एंटर किया जा सकता है। वो एज अ यूजर, एज अ कस्टमर हम नहीं बता सकते हैं, ये उन्हीं को पता है जिन्होंने एडमिन एरिया को बनाया हुआ है। सो एडमिन एरिया में एंटर करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, और दूसरा अगर आपको एड्रेस इनकेस पता चल भी गया हो तब भी आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप वेबसाइट के एडमिन एरिया में एंटर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजीज हमें क्या क्या चूज करनी है। यदि हमें एक वेबसाइट बनानी है, एक वेब डिजाइन्स भी हम करेंगे तो डेफिनेटली क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमें यूज करनी है। तो इसमें जनरली 2 टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। तो फ्रंट एंड की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो HTML है। हम HTML के बारे में देखेंगे कि ये HTML होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है और क्यों यूज की जाती है। सो एक ब्रीफ व्यू हम देख लेते हैं कि HTML यूज किया जाता है जो कि स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है वेबसाइट के। CSS यूज किया जाता है जो वेबसाइट के प्रेजेंटेशन के काम आता है। प्रेजेंटेशन का मतलब वेबसाइट को डिजाइन करना, लुक एंड फील जो है वो कंट्रोल आप CSS से कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है वेबसाइट के बिहेवियर और लॉजिक को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिक ढांचा आपको बनाना है वेबसाइट का तो HTML से बनाएंगे। वेबसाइट को डिजाइन करना है, कलर देना है, शैडोज देना है, ये सारा कंट्रोल CSS करता है। और वेबसाइट के अंदर आपने कोई फंक्शनैलिटी देनी है कि ये बटन क्लिक करने पर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट या JS लिखना पड़ेगा जो कि बिहेवियर और लॉजिक का काम करता है। एक सिंपल से उदाहरण में मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको एक नया घर बनाना है तो सबसे पहले आप जो हैं एक प्लॉट लेते हैं,
ठीक है, वहां पर उसका एक नक्शा बनवाते हैं, ठीक है। तो उस नक्शे को आप इसको HTML स्ट्रक्चर की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको घर बनाना है, आपके पास एलिवेशन मैप तैयार है, आपके पास नक्शा तैयार है, उसके बाद आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद कलर्स जो हैं, कलर, उसका कलर पेंटिंग जो भी है आपको वो करना होता है। उसके बाद आपको जो है आप इलेक्ट्रिशियन को सबसे लास्ट में बुलाते हैं, आप डिसाइड करते हैं कहाँ पर बोर्ड लगाना है, कहाँ पर AC लगेगा, कहाँ पर क्या होगा, किस बटन के क्लिक करने पर AC चालू होगा, किस बटन के क्लिक करने पर फैन चालू होगा, लाइट्स चालू होंगी। तो ये सारा काम लास्ट में होता है जब आपका घर बन जाता है, कलर्स हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। तो सिंपल सी एक वेबसाइट बनाने में भी कुछ इसी तरीके से होता है कि वेबसाइट का पहले ढांचा बनाना पड़ता है, उस जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, फिर वेबसाइट्स को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, उसको डिजाइन करनी पड़ती है। जब डिजाइनिंग भी हो जाती है तब आप वेबसाइट्स की फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं कि हाँ मैंने बटन तो बना दिया है, मगर इस बटन के क्लिक करने पर होगा क्या, वो आपको फिर जावास्क्रिप्ट में बताना पड़ता है। तो आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज अगर आप सीखते हैं तो आपको 3 चीजें कंपलसरी सीखनी चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट्स डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आपको हर जगह मिलेगी। जो इसके बाद बैक एंड टेक्नोलॉजीज डिपेंड करती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, मगर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज फिक्स हैं। तो आप कहीं पे भी आप जाएंगे, अगर आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज सीख रखी हैं तो ये आपको हर जगह काम आएगी। चाहे बैक एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं आप कुछ भी यूज करें, फ्रंट एंड तो फिक्स है ही सही। सो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छी तरीके से सीखना ये वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेबसाइट डिजाइनिंग में काम आएगा। और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आप इंडिया में छोड़िए, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपको वेबसाइट्स बनाने का काम मिला है तो अगर आप ये अपने पोर्टफोलियो में लिखेंगे कि मुझे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज अच्छी तरीके से आता है, तो आपके चांसेस 50% बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको फ्रंट एंड का काम आता है। ठीक है, सो फ्रंट एंड कंपलसरी है। किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे तो आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज तो चाहिए ही चाहिए होता है एक एसेंशियल स्किल सेट में। तो हमारे लिए जो है ये एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हमने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हम सीखेंगे। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को आसान करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में हमारे पास बूटस्ट्रैप है, W3.CSS है, फाउंडेशंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के काम आते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे, बट बाद में जब हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे तब हम बूटस्ट्रैप और ये सारी चीजें बाद में सीखेंगे। उसके बाद मार्केट में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज बहुत सारी चल रही हैं। आज की तारीख में रिएक्ट और Vue.js चल रहा है, मार्केट में एंगुलर भी अवेलेबल है। तो इस टाइप के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपके फ्रंट एंड जो आप डिजाइन करते हो उसका काम जो है बहुत आसान कर देते हैं। क्योंकि अगर आप मैनुअल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है, बट इन फ्रेमवर्क्स के द्वारा जो है आप कम समय में फटाफट फ्रंट एंड्स की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। और ये पॉपुलर फ्रेमवर्क है, ये भी हम आगे रिएक्ट की मेरी एक सीरीज बनी हुई है, आप रिएक्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके एक प्लेलिस्ट देख के आप रिएक्ट भी सीख सकते हैं। बट रिएक्ट सीखने से पहले आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, आपको बेसिक्स आना चाहिए। सो इन फ्रेमवर्क्स को आप सीखने की तभी कोशिश करें जब आपको फ्रंट एंड अच्छी तरीके से आता हो। अब हम बैकएंड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। तो बैकएंड टेक्नोलॉजीज में 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो सर्वर साइड लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है और दूसरा डाटाबेस इन्वॉल्व होता है। 2 ही चीजें होती हैं कि आपको सर्वर साइड लैंग्वेज आनी चाहिए कोई सी भी एक, और डाटाबेस आना चाहिए कोई सा भी एक। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास नाम सुना ही होगा आपने, जावा होता है, .NET होता है, PHP होता है, रूबी ऑन रेल्स होता है, Node.js होता है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर इन 5 में से किसी एक का तो नाम आपने सुना ही होगा कि ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, और इनमें कॉमन बात ये है कि ये सारी के सारी क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। यहां पर अगर हम डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जानकारियों को परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं, MySQL है, Oracle है, Redis है, Kafka है। सो ये बहुत पॉपुलर डेटाबेसेस हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं।
हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने रेडिस और काफका यूज किया हुआ है। माइस्क्यूएल हम बहुत लंबे समय तक हमारी कंपनी के अंदर यूज करते थे, बट अब हम जो है प्योरली रेडिस और काफका के अंदर हमने अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कंपनी के अंदर, वो हमने स्विच कर दिए हैं। ब्राउजर्स की बात करें तो ब्राउजर्स होता क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्राउजर्स होता क्या है। सो ब्राउजर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं? तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी, ओपेरा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इनमें? डिफरेंस यही है कि ये अलग अलग कंपनी द्वारा बनाए गए हैं और इसके साथ साथ इनका वर्किंग करने का तरीका अलग अलग है। ये सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी ने बनाए हैं, तो सब कंपनी ने अपने अपने हिसाब से इनको डेवलप किया है, और जो इनको डेवलप किया है वो बेसिकली कहलाते हैं रेंडरिंग इंजिन्स। तो हर कंपनी ने अपना एक रेंडरिंग इंजन बनाया है और उस इंजन को नाम दिया गया है। जैसे मैं बात करूं, एप्पल वालों ने उस इंजन का नाम दिया है वेबकिट। गूगल भी वेबकिट यूज करता है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ट्राइडेंट इंजन यूज किया हुआ है, फायरफॉक्स वालों ने गेको इंजन यूज किया हुआ है। ये आपको सिर्फ अभी थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ, सारे ब्राउजर अलग अलग हैं और सारे ब्राउजर्स में वेबसाइट एक जैसी नहीं दिखती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। वो थोड़ा बहुत चेंजेस इनके इंजन्स की वजह से होता है कि सबके इंजन का काम करने का तरीका, एलिमेंट को ब्राउजर पे डिस्प्ले करने का तरीका अलग अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सबके रेंडरिंग इंजन्स अलग अलग हैं। सो फायरफॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इनका रेंडरिंग इंजन क्या है? गेको। माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूं कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर कौन सा रेंडरिंग इंजन यूज करता है। अगर आप कंपनीज में जा रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इन वीडियोस में आपको ये भी पता चलेगा कि ब्राउजर्स के जो इंजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो फायरफॉक्स में गेको होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर जो है उसके अंदर ट्राइडेंट इंजन होता है, सफारी और गूगल क्रोम के अंदर वेबकिट होता है। और यहां पर अगर ओपेरा की हम बात करें तो ओपेरा के अंदर जो है ये ब्लिंक इंजन यूज होता है ना। और इन्होंने यहां पर दिया हुआ है कि जो क्रोम को ब्लिंक के अंदर दिया हुआ है, तो ये जो है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है क्योंकि रिसेंटली जो है गूगल क्रोम शिफ्ट हो चुका है किस पे, वो वेबकिट पर शिफ्ट हो चुका है। अब ये जो हमारी यात्रा है, हमारी जो जर्नी है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की या वेब डिजाइनिंग की हम जो बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। सो सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहले अगर आप नॉर्मल एडिटर यूज करना चाहते हैं तो नोटपैड प्लस प्लस है, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप इसकी EXE आप डाउनलोड करिएगा। और आपको कंप्लीट अगर जो IDE यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड एडिटर आपको यूज करना है। ब्राउजर्स आपके पास इन तीनों में से कोई एक ब्राउजर आपकी मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया है तो उसका लेटेस्ट वर्जन हो। सो मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके बताऊं, और यहां पर इसमें जाना है और अप टू डेट अपडेट नोटपैड प्लस प्लस पे आपको क्लिक करना है। सो नो अपडेट इज अवेलेबल। सो जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पहले ये कोशिश कीजिएगा कि उसका लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। उसी तरीके से अगर मैं ब्राउजर की बात करूं तो ब्राउजर में यहां पर गए, हेल्प, अबाउट होम, और जैसे ही आप जाएंगे चेकिंग फॉर अपडेट, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो आज के दिन जो है गूगल क्रोम का जो मेरा वर्जन है, आज एक तारीख है 1 जनवरी 2021, और इस दिन गूगल क्रोम का जो मेरे मशीन में जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 87 है, 87.0.4280 वाला वर्जन है, और ये करंट अभी अप टू डेट है। आप एक बार चेक कर लेना कि ये आउटडेटेड वर्जन के ना हो। उसके बाद जो है हम डॉम की बात करते हैं। तो डॉम होता क्या है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि डॉम होता क्या है। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम बात करते हैं HTML की, HTML, और आप इसका ये ऑफिशियल लोगो है, और इस लोगो के अंदर आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है?
इसके ऑफिशियल लोगो में आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है वो 5 है ना। सो HTML5 इस लोगो का मतलब ही हो गया HTML5। सो इससे आपको पता चल रहा होगा कि HTML का ये 5 जो है बेसिकली HTML का वर्जन है। अभी करंट वर्जन जो मार्केट में चल रहा है वो HTML5 है। सो इनफैक्ट हम जो HTML सीखेंगे स्ट्रक्चर लैंग्वेज बनाने के लिए वो HTML का 5th वर्जन हम यूज करेंगे। सो HTML होता क्या है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है स्ट्रक्चर वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। HTML यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। सो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। HTML consists of series of elements. HTML elements tells the browser how to display the content. So जो HTML के जो elements होते हैं वो ब्राउजर को ये बताते हैं कि कंटेंट को किस तरीके से हमें डिस्प्ले करना है। सो बेसिक HTML स्ट्रक्चर की हम बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML5। सो HTML स्ट्रक्चर का बेसिक जो है वो इस तरीके से है। सबसे पहला टैग आपको डॉक टाइप लिखना है, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, फिर हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज, बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज, और टाइटल जो आएगा वो हेड के अंदर आएगा और सारी इंफॉर्मेशन इंडेंट होगी। तो सबसे पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस में जाके पहला HTML का जो है इस फाइल को आप सेव कर लेना। इसका एक्सटेंशन आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 1.html। इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन जो है वो .html में आपको देना है। कंट्रोल और माउस स्क्रॉल, अगर आप माउस स्क्रॉल करेंगे तो आप फॉन्ट साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके माउस में स्क्रॉल नहीं है तो आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप जो है ब्राउजर की जो स्क्रीन साइज है वो आप कम कर सकते हैं। इनिशियली हमारे पास IDE भी अवेलेबल है, बट आपको IDE जो है विजुअल कोड एडिटर इनिशियल स्टेज पर आपको यूज नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप नोटपैड प्लस प्लस में मैनुअल टाइप करेंगे उतना अच्छा है। सो सबसे पहला जो है वो मैंने टैग लिखा डॉक टाइप HTML, और यहाँ पर मैंने लिखा, फिर आपको लिखना है हेड, लिखा आपने, और फिर आपको सिर्फ एक टाइटल टैग लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको लॉन्च कर लीजिए। लॉन्च करने के लिए आपको अपनी ड्राइव में जाना है, वेब डिज़ाइंस के फोल्डर में जाना है और इस HTML फाइल पे डबल क्लिक करिएगा। हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये एक्सटेंशन नहीं दिख रहा हो। अगर ये .html नहीं दिख रहा है बेसिकली, तो आप व्यू में जाके, ऑप्शंस में जाके, व्यू में जाके ये हाइड एक्सटेंशन, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये सारे अनचेक्ड होने चाहिए अगर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है। इस तरीके से एक्सटेंशन दिखना चाहिए और टाइप जो है यहाँ पर क्रोम HTML डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए। आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ आपको करना है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ओपन विथ करना है, चूज अनदर ऐप, और यहाँ से लिस्ट में से आपको गूगल क्रोम सिलेक्ट करना है। सो ये गूगल क्रोम किया, और ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन HTML फाइल्स, मतलब हमेशा .html फाइल को गूगल क्रोम द्वारा ही ओपन करना है। ये फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए टाइटल आ गया है और मेरा जो वेब एप्लीकेशन है बिल्कुल खाली है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर जो है आ चुका है ये। सो HTML5 के अंदर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स का लिखा है। इस तरीके से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको HTML के आगे के टैग्स के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।